हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 9 में, जिसमें आप लोगों ने न्यूमेरिकल बहुत सारे पढ़े। सेकंड लॉ थोड़ा सा बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बहुत सारे मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाए थे। सेकंड लॉ में जरा देख लीजिए क्या इन्होंने क्या बात कही। इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कई सेल हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक सीरीज में जुड़े होंगे, ये कंडीशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 सेल जोड़ दिया, सपोज करो ये 3 मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जोड़े, इसमें इलेक्ट्रोड ये पड़ा हुआ है, इसमें भी इलेक्ट्रोड होगा, और इसी तरीके से इसमें भी इलेक्ट्रोड होंगे। अब इस इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी से जोड़ा, प्लस ऐसे करंट जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये इससे जुड़ेगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये जो है आपका इससे जुड़ेगा, यहाँ माइनस, ऐसे करंट जाएगी। ये आपने 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक सीरीज में जोड़ दिया। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट भर दिया, इसमें मान लो हमने AgNO3 भर दिया, ठीक। इसमें मान लीजिए हमने एसिडुलेटेड वाटर भर दिया, यानी पानी है लेकिन उसी में एसिड मिला हुआ है, और इसके बाद हम इसमें करंट पास करेंगे। तो जब करंट यहाँ पे जाएगी तो करंट की क्वांटिटी सब में सेम होगी, जितनी करंट इसमें आएगी वही करंट इसमें होगी, वही करंट इसमें होगी, ठीक। टाइम सबके लिए सेम होगा, भाई 5 एम्पियर करंट हम भेज रहे हैं 5 सेकंड के लिए, तो टाइम तीनों के लिए सेम हो गया और करंट भी तीनों के लिए सेम हो गई, ठीक। तो अब ये कहा गया कि अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले करके एक सीरीज में वो सेल को जोड़ करके करंट को पास करेंगे, तो जो डिपॉजिटेड या लिबरेटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इक्विवेलेंट वेट के। बड़े सिंपल सी बात है। देखिए आप लोग, ये हम आपको सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं कि व्हेन सेम quantity of electricity is passed through the solution of different इलेक्ट्रोलाइट। देखिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज, यानी एक ही सीरीज में। देखिए व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, 3 है, कनेक्टेड इन सीरीज, तो होगा क्या, देन जो डिपॉजिटेड या लिबरेटेड अमाउंट होगी, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at the electrode is
directly proportional to their equivalent weight। ये यानी अगर आप इसमें देखिए लिखा है when same quantity of electricity is passed through the solution of different electrolyte, ये different electrolyte, यहाँ कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ एसिडुलेटेड वाटर यानी एसिड मिला है, लेकिन एक कंडीशन है एक सीरीज में जुड़े हों तो होगा क्या, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। यानी कुल मिलाकर के जो मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होगा। ये डिपोजिटेड मास और ये इक्विवेलेंट वेट, या हम इसमें 1 कर लिया और इसके बाद यहां पे 1 हो गया। ये इसके लिए सपोज कीजिए कॉपर है तो चलिए कॉपर के लिए लिख देता हूं यहां पे MCU, तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा किसका, CO का, कॉपर का। इसी तरीके से इसमें आ जाइए तो यहां मास Ag का हो जाएगा, दिस प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag हो जाएगा। ये दूसरा एक क्वेश्चन बन गया। उसमें क्या करेंगे, यहां तो एसिडुलेटेड वाटर है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगी, चलिए हाइड्रोजन हो गया, यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। तो इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमने 3 इक्वेशन बना लिया। अब मान लीजिए इक्वल टू करोगे तो कांस्टेंट आएगा, इसका कांस्टेंट जो होगा वही कांस्टेंट इसका होगा, वही कांस्टेंट इसका होगा। तो अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। वो फार्मूला क्या है जरा इसे देख लीजिए। हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दिया 2 से तो क्या हो जाएगा, कॉपर Cu अपान यहाँ हो जाएगा Mag, दिस इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। या हम इसी को आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको भी ले लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 बन गई। अब आप इसको इसके साथ डिवाइड कर सकते हो, इसको इसके साथ कर दो, चाहे इसके साथ कर दो, दूसरा एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यहाँ क्या होगा, मास ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। ये सिंपल रहेगा, ये आसान रहेगा। हम किसी के साथ पेयर बना सकते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा मतलब मास ऑफ डिपोजिटेड मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, दिस इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। ये इसके इक्वल कर दे, चाहे आप ये कर लो, या मास ऑफ Ag इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, दिस इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, किसी के बराबर कर लो। ये सेकंड लॉ है। मतलब इन्होंने ये कहा कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, सेल हैं जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए हैं, अगर उनको एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर जो है डिपोजिटेड या लिबरेटेड अमाउंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये है और ये फार्मूला। अब इसी से न्यूमेरिकल बना देते हैं, बड़े आसान न्यूमेरिकल बन जाएंगे। जरा देख लीजिए, इस पे भी हम आपको कुछ न्यूमेरिकल समझा दें तो इनकी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन पहले लिखते हैं हम, एक NCERT का भी क्वेश्चन हम आपको देंगे। जैसे क्वेश्चन हमने लिखा, द सेम करंट
द सेम करंट इज पास्ड फॉर द सेम टाइम, सेम टाइम, यही कंडीशन थी, सेम टाइम, यही हमने आपको कंडीशन बताई थी, सेम करंट और सेम टाइम तक पास करें, सेम टाइम थ्रू सॉल्यूशन ऑफ एसिडुलेटेड वाटर CuSO4, ये अलग है, एसिडुलेटेड वाटर अलग है, कॉपर सल्फेट अलग है, लास्ट है एंड AgNO3। मतलब इसमें हमने पास किया। तो कह रहा हाउ मच हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड at NTP पर कितनी हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होगी, इफ, ये भी कंडीशन है, इफ 0.1 ग्राम कॉपर इज डिपोजिटेड, और दूसरी कंडीशन में दे दिया है 0.15 ग्राम सिल्वर इज ए डिपोजिटेड, ये दे दिया। ये क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। द सेम करंट इज पास्ड फॉर द सेम टाइम थ्रू सॉल्यूशन ऑफ एसिडुलेटेड H2O, कॉपर सल्फेट एंड AgNO3। How much hydrogen gas liberated at NTP if 0.1 gram copper is deposited, 0.15 ग्राम सिल्वर इज डिपोजिटेड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम आप लोगों को सेल बना के दिखा देता हूँ सीरीज में। ये देखिए 3 सेल हमने ले लिया, अभी बनाया था वही। यहाँ पर इलेक्ट्रोड डाल दिया, रफली बना रहा हूँ। इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दिया, ये अपना ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमें बैटरी फिट कर दिया, प्लस माइनस करंट ऐसे जाएगी। यहाँ पर आपने एसिडुलेटेड वाटर लिया है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4 भरा है, यहाँ पर AgNO3 सॉल्यूशन भरा है। ये देखिए पूरा सिस्टम बन गया। हम लोग यहाँ बना सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या रिलेशनशिप लिखा था, जरा रिलेशनशिप देख लीजिए। आलो रिलेशनशिप, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मास लिख सकते हो, हाइड्रोजन का मास यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे मास ऑफ कॉपर अपान हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। चाहे सिल्वर वाला भी इसके साथ पेयर बना लो, किसी के साथ आप पेयर बना सकते हो। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो इक्वल टू मास ऑफ Ag अपान इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। अब चाहे इन दोनों को उठा लो, चाहे इसको उठा लो, चाहे इन दोनों को उठा लो, जिसको उठाना है उठा लो। फार्मूला तो क्लियर हो गया। अच्छा, कह रहा है NTP पर कितनी हाइड्रोजन रिलीज होगी, निकलेगी। सेम करंट सेम टाइम पे आप भेज रहे हैं, तो कह रहा है इतना कॉपर डिपोजिटेड हो रहा है। तो कॉपर का है तो कॉपर और हाइड्रोजन का केस ले लो, क्योंकि हाउ मच हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट NTP, NTP पर कितनी गैस लिबरेटेड होगी। तो भाई कॉपर के पहला केस हमें ये लेना पड़ेगा, तो इसी को उठा लेते हैं। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, और यहाँ पर देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन हमने x मान लिया, यही तो निकालना है, ये निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का मास निकल आएगा। तो मास को बदल देंगे हम किस में, मोल में। जो मास आएगा उस मास में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल वेट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मोल निकल आएंगे। और तुम जानते हो NTP पर 1 मोल
गैस का वॉल्यूम होता है 22,400 ml। 1 मोल गैस का NTP पर 22,400 ml होता है 1 मोल का। तो जितने मोल हम निकलेंगे उतने मोल का हम 22,400 ml में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकल आएगा NTP पर। तो पहले तो मास निकालो हाइड्रोजन का। तो देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन X, इसका इक्विवेलेंट वेट 1 होगा। हाइड्रोजन का निकाल लीजिए H का। तो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी या चार्ज। तो हाइड्रोजन में तो एक ही वैलेंसी होती है। H2 मॉलिक्यूल लोगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन होंगे, बता चुका हूँ पीछे। अच्छा, कापर, डिपोजिटेड कापर आपकी है 0.1, बहुत सही 0.1 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट। हाँ, ये चीज़ आपको दे दी जाएगी, दे दिया जाएगा कि कॉपर का एटॉमिक वेट जो इसका होता है वो 63.5 होगा। Ag का भी दे देंगे एटॉमिक वेट, ये होता है 108, ये दे दिया जाएगा न्यूमेरिकल में, इसकी चिंता मत करना। तो अब इसका इक्विवेलेंट वेट, भाई कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, जब कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन होगा तो कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक वेट अपॉन चार्ज होता है, चार्ज ऑफ कैटायन, यही तो होगा कॉपर के लिए। तो 63.5 अपॉन चार्ज कितना होगा, कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा जब टूटेगा, तो 2 से डिवाइड किया 31 पॉइंट आपका आ जाएगा 75। 2 से डिवाइड करोगे 3 और यहाँ पे 175, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 31.75। बताइए x की अमाउंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे। x अर्थात हाइड्रोजन की अमाउंट हमको निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 0.1 अपॉन 31.75 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन की अमाउंट आ गई, क्लियर हो गया। अब हम मास, मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालने, मोल ऑफ हाइड्रोजन तो क्या होता है, मोल दिस इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो मास तो ये निकला है 0.1 अपॉन 31.75 और ये अपॉन 2 हो जाएगा। बताइए, ये भाई मास निकल आया। अब उस मास में 2 मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2 होता है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मोल मिल गया। जब मोल हमें मिल गया तो हम लोग जानते हैं, ये इसे हटा देता हूं। अब ये जब मोल हमें मिल गया तो हम लोग जानते हैं एट NTP 1 मोल कोई भी गैस हो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22,400 ml NTP पर, क्लियर। 1 मोल का होता है। अब तुम्हारे मोल तो ये निकले हैं, यही तो मोल निकले हैं मोल। तो इतने मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 0.1 अपॉन 37.75 अपॉन 2, इतने मोल हाइड्रोजन का क्या होगा वॉल्यूम। तो क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 22,400 इंटू यहाँ पे 0.1 इंटू यहाँ पे 31 है, इंटू 31.75 अपॉन 2। ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो शायद 35.2 ml आएगा, 35.2 ml। ये हमारे पास वॉल्यूम इस तरीके से आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अपान में रहेगा, गलत कर दिया है। ये 0.1
अपान, इसका मतलब नीचे लिख सकते हैं हम लोग इसको नीचे 31.75, ये इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो शायद 35.2 ml आएगा। क्लियर हो गया? ये कंडीशन आपको पूरी क्लियर समझ में आ गई? अच्छा, थोड़ी सी बात और समझ लीजिए इसमें। वो बात ये है, सेकंड पोर्शन बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। जैसे लिखा है 0.15 ग्राम Ag इज डिपोजिटेड, तो हम यहाँ पर Ag वाला केस ले लेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन अपान यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर मास ऑफ Ag अपान हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। इसका मास निकालना है इक्विवेलेंट 1, इसका डिपॉजिटेड अमाउंट बिल्कुल सेम है, आपको कोई अलग, इसका इक्विवेलेंट वेट 108 होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट 108 है, इसमें Ag पे एक प्लस चार्ज आता है। बताइए यहाँ पर क्या निकल आएगा? मास निकल आएगा। यही हमारे पास मास आ गया, ग्राम हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब इसको मोल में बदलना है, तो मोल में बदलोगे तो 0.15 अपॉन 108 हो गया, 2 से और डिवाइड कर दो तो ये मोल निकल आए। अब 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22,400 ml, तो इतने मोल का कितना होगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकला है। बताइए, समझ गए? तो ये एक वॉल्यूम पे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं कि एनटीपी पर कितनी हाइड्रोजन निकलेगी। यहाँ पे आपने एनटीपी पे हाइड्रोजन निकालना सीख लिया। अब दूसरे क्वेश्चन आप लोग समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे समझ जाएंगे तो और भी बात अच्छी बन जाएगी। जरा क्वेश्चन आप लोग देख लें, पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन में निकला है एन इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू 3 सॉल्यूशन। नंबर 1 है AgNO3, बी में है CuSO4, सी में है एसिडुलेटेड वाटर। what amount of Ag and Cu respectively are deposited when 3 ml hydrogen at NTP is liberated और Ag का एटॉमिक वेट 108 और कॉपर का दिया हुआ है यहाँ पर 63.5 ये है, और कॉपर का आंसर मैं लिख देता हूँ। कॉपर के अमाउंट 0.85 ग्राम है। इसी प्रकार से Ag का भी निकाल देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू 3 सॉल्यूशन। वही 3 सेल बने हुए हैं, एक में AgNO3 भरा है, दूसरे में कॉपर सल्फेट, तीसरे में एसिडुलेटेड H2O जैसे भी बनाया था। What amount of silver and copper respectively are deposited when 3 ml H2 गैस NTP पर लिबरेटेड हो रही है। ठीक, अब देखिए 3 सेल, चाहे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हो रही है,
तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ कॉपर पहले ले लेता हूँ, मास ऑफ कॉपर अपॉन हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये निकालना है कॉपर के अमाउंट और एजी की, कॉपर और एजी की, कॉपर और एजी का आंसर अपना निकाल लेना, कॉपर और एजी की बात कर रहा है। तो कॉपर निकालो चाहे एजी निकालो, एक को निकाले देते हैं, दूसरा तो आप लोग निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मास चाहिए, आपको यहां पे दिया है 300 ml हाइड्रोजन एट NTP। आप जानते हैं किसी भी एट NTP पे कहानी बता दें, NTP पर 22,400 ml H2 बराबर होगा 1 मोल H2, 1 मोल H2 हो गया। भाई 1 मोल का ही तो होता है 22,400 ml, या हम लिख सकते हैं 22,400 ml H2 इक्वल टू हो जाएगा 2 ग्राम H2, क्योंकि 1 मोल में किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट उसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर होता है। ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट 2 हो गया तो 2 के बराबर होगा। 1 ml के लिए क्या होगा 2/2240। फिर 300 ml देखिए निकल रही है NTP पर, तो 300 ml के लिए यहां पर 300 आ गया, इतने ग्राम आ गया हाइड्रोजन, इतने ग्राम हाइड्रोजन, ये इतने ग्राम आपका हाइड्रोजन आया। और इस हाइड्रोजन को जो हम सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, 6/224, या हम इसी को सॉल्व करें तो 0.026 आएगा, इतने ग्राम हाइड्रोजन आ गए। तो हाइड्रोजन की अमाउंट हो गई 0.026, इक्विवेलेंट वेट इसका 1 आया। कॉपर का मास हमें निकालना है, इस कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 31.75। अभी मैंने आपको कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालना समझाया था, तो यहाँ पे 31.75 आया। एक्स की अमाउंट को निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो गया, वही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से तुम एजी का निकाल सकते हो। एजी का निकालोगे तो ये तो चीज़ यही रहेगा, यहाँ एजी यहाँ 108 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल करके आप सिल्वर के अमाउंट को भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के मतलब जो है सेकंड लॉ पे होते हैं। और भी एक आध क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे NCERT में जाकर के एक्सरसाइज में तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे, वहीं का यहाँ पे मैंने छाप दिया है। जरा देखिए, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं ABC, बना देता हूँ। A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक। कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ Zn, इसमें ZnSO4, दूसरे में AgNO3, तीसरे में कॉपर सल्फेट रेस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, एक लाइन में सीरीज में कनेक्टेड है। चलिए ऐसे इलेक्ट्रोड डाल दिया, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये छोड़ गया, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया। इसके बाद करंट, स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू देम, यानी 1.5 एम्पियर की करंट इसमें भेजी गई, 1.5 एम्पियर की, ठीक। देन अंटिल 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड, सिल्वर का मास आ गया कितना, MAG 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड हो गई।
ऑफ द सिल्वर डिपोजिटेड एट द कैथोड, ठीक है, कैथोड पे ऑफ द सेल बी, इस बी में हो गया, क्लियर, कोई बात नहीं। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपोजिटेड, मतलब कह रहा है इतनी सिल्वर डिपोजिटेड हो गई तो टाइम कितना लगा, और फिर ये कह रहा है कि सिल्वर तो ये डिपॉजिट होती, कॉपर और जिंक कितनी डिपॉजिटेड होगा उसकी अमाउंट निकालो। तो पहले तो तुम्हें टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हम लोगों ने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था आप लोगों ने, टाइम इक्वल टू था क्या, यहाँ कौन डिपॉजिटेड हो रहा है, सिल्वर, यहाँ पे ई सिल्वर का हो गया अपान 96,500 इंटू आई टी था, याद है, क्यू था, क्यू को आई टी लिखते। मास कितना है 1.545, इक्विवेलेंट वेट एजी का एटॉमिक वेट 108 है, इस पे एक ही चार्ज आता है तो इसके एटॉमिक वेट में 1 से डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 96,500, आई कितनी करंट पास किया, ये देखिए, ये करंट पास किया, इतनी सिल्वर डिपॉजिटेड हुई, बस और कुछ है ही नहीं, सब खाली पड़ा है। आई कितना हो गया 1.5 और टी आप निकाल लो, तो टी आपने निकाल लिया, एक आंसर मिल गया। ये आंसर आपका सेकंड में आएगा, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में देखना तो आंसर मिनट में दिया है, तो जो सेकंड में आएगा तो इसमें 60 से डिवाइड कर देना, तो तुम्हारा जो है टाइम निकल आएगा मिनट में, सेकंड में आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद देखिए ये जब निकल आया तो दूसरी बात इसमें पूछ रहा है कि भाई कॉपर और जिंक की कितनी अमाउंट डिपॉजिटेड होगी, सीरीज में जुड़ा हुआ है तो आप बना दीजिए, यम ए जी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए जी, यम कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यम जेडन मास डिपॉजिटेड मास है इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। अब इनमें आप पेयर उठा लीजिए, पहले ये पेयर उठा लो फिर ये पेयर उठा लो, ये उठा लोगे तो आपको यम ए जी अपॉन ई ए जी, इसको उठा लिया तो कॉपर के अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे, इसकी अमाउंट दी है और इस ए जी का इक्विवेलेंट वेट 8 हो गया, 108, इसका मास x हो गया, इसका 31.75, x निकाल लिया, आंसर हो गया। डिपॉजिटेड अमाउंट कॉपर की निकल आए। ऐसे जिंक वाली बात करोगे तो आप ये पेयर ये उठा लो, चाहे इसको इसको उठा लो, तो तुम्हें कॉपर की भी अमाउंट पता चल गई ना, तो चाहे इसको इसको सेट कर लो, चाहे इसको इसको सेट कर लो, और इक्विवेलेंट वेट इसमें जिंक का 65 दिया है तो इक्विवेलेंट वेट आएगा 65/2, क्योंकि जेडन में 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है इक्विवेलेंट वेट इसका जिंक का निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े सिंपल, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन लेकिन बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से ये सेकंड लॉ के भी क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए, और एक लास्ट क्वेश्चन और बता रहे हैं इसी के साथ आप लोगों का, ये फैराडे आपका इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे लॉ सब कंप्लीट हो गया। 3 लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये टॉपिक फिनिश किया है। वो जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो फैराडे से रिलेटेड है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रोलिसिस आनी चाहिए, तभी आप उसको समझ पाओगे कि कौन सी चीज़ कैथोड पे कौन सी चीज़ एनोड पे मिलेगी, तब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल तो फार्मूले से लगा लोगे लेकिन वो बात अच्छी नहीं बनेगी। जैसे एक क्वेश्चन हम लास्ट आपको और बता रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन है हाउ मच electricity is required in coulombs में कितनी रिक्वायर्ड होगी for the oxidation of number 1 mole of H2O2, 1 mole ऑफ FeO2 Fe2O3। ये देखिए, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है,
एक्सरसाइज में देखोगे तो पीछे आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन ये बताया था इसी के जस्ट ऊपर से ऊपर है, देख लेना। ये देखिए कूलाम, यानी हमें कुल मिला के चार्ज निकालना, Q इक्वल टू IT होता है, ये आपका चार्ज होता है, इसकी यूनिट कूलाम में होती है। अब बताइए इसका ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एट एनोड, एट एनोड पे। चलिए पहली रिएक्शन H2O, इसे क्या होगा? ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहाँ पर H प्लस आएगा प्लस O2, ये देखें ऐसे लेते, यहाँ पर 1 मोल ही लेंगे, यहाँ 2 नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मोल का है तो 1 मोल लेंगे, तो 1 मोल में 2, यहाँ O2 तो हाफ O2 हो गया। बोलो हैं, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ से H2O से तुम्हें O2 मिल गया, हाफ O2 मिला, इससे मतलब नहीं, यहाँ 1 मोल का कह रहा है ना, 1 मोल ऑफ H2O इज ऑक्सीडाइज्ड, तो ऑक्सीडाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 मोल, यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2F हो गया, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो 96,500 होता है, बहुत सारे बताए पीछे, तो यहाँ 2F हो गया। 2F का मतलब 2 × 96,500, यही आंसर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब, इस 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज का मतलब इतना। 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी फैराडे F इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पीछे कई बार बताया, 1 मोल चार्ज को फैराडे बोलते हैं, यहाँ तो 2 मोल है तो 2 का मल्टीप्लाई फैराडे में कर दिया। चलिए इसमें आ जाओ, इसका भी 1 मोल हमें होना चाहिए। अब ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पर Fe2O3 लाना है, तो 2 तो लाना ही पड़ेगा, तो 2 लेना पड़ेगा। रिएक्शन तो तुम्हारी बैलेंस हो गई। इससे जरा आयंस आप बनाओ, कितना आया? 2 Fe + 2 आएगा, और ये चेंज इनटू इससे आयन बनाओ तो 2 Fe + 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ा, ये भी देखिए ऑक्सीडेशन होगा, ऐसे कर दिया, लेकिन यहाँ से तो तुम्हें दिख रही रहा है। वैसे आप अगर यहीं देखें तो यहीं पे ऑक्सीडेशन है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसको आयनिक बना दिया। आयनिक इसलिए बना दिया, यहाँ से 2 Fe + 2 आया और यहाँ से Fe + 3 आया, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें 1 मोल के लिए कह रहा था, और यहाँ है कितने? 2 मोल, तो 2 मोल के लिए 2F हो गया चार्ज, लेकिन 1 मोल है तो F होगा। F का मतलब इसका आंसर 96,500 आएगा, चार्ज इसका 96,500। नहीं क्लियर हुआ भाई? देखो ऑक्सीडेशन वर्ड लगा रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड पे रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो यहाँ देखिए H2 है, तो H2 इस तरीके से हमने H आयन और O2 में निकाल दिया, तोड़ दिया, ये तोड़ दिया इस तरीके से, ऐसे वाटर टूट जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। 1 मोल का ऑक्सीडेशन किया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2F, 2F का मतलब 96,600 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया। यहाँ पर क्या किया? ये रिएक्शन पहले तो इस चीज़ को हमने बनाया, FeO था, इसको बना दिया ऑक्सीजन से, लेकिन यहाँ से तो बात समझ में आ नहीं रही। हालांकि यहाँ भी ऑक्सीडेशन हो रहा, लेकिन चार्ज कैसे निकालोगे? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे? तो इसको आयनों में मैंने तोड़ दिया, ये आपका आयनों में टूट गया, ये Fe आ जाएगा, यहाँ भी Fe + 3 आएगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होंगे बैलेंस करने के लिए। लेकिन हमें तो यहाँ 1 मोल को करना है, तो 2 मोल के लिए आया, तो 2 मोल के लिए 2F आया, 1 मोल के लिए F हो गया। F का मतलब 96,500। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे सेकंड लैब पे हमने क्वेश्चन कुछ बताया, ये तो फर्स्ट लैब आया था। कुल मिलाकर के
फैराडे की बात करें तो फैराडे में फर्स्ट लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में, कंपटीशन में, हर जगह इसके आते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आपको सारे तीनों वीडियो आप देख लीजिए, देख करके आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसके नोट्स को बना लीजिए। अब देखिए इसके बाद इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें होगा कॉमर्शियल सेल। कॉमर्शियल सेल या बैटरी, जिसमें प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल होंगे। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें मिलेंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ाई करते रहिए।